हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है, इसकी वजह से आपकी क्लासेस और पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है। तो इसी क्रम में जो आपका टॉपिक है क्रिटिकल पाथ मेथड यानी नेटवर्क एनालिसिस, जिसका इंट्रोडक्शन का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। उसी में जो दो नेटवर्क एनालिसिस की दो टेक्निक मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ मेट्रिक और पर्ट, PERT, CPM और पर्ट। तो इन दोनों को मैं वन बाई वन आपके साथ कवर करूंगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल और मैकेनिकल दोनों में, गेट में भी ये टॉपिक खूब अच्छे से पूछा जाता है, तो गेट एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही आपके एकेडमिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं CPM और पर्ट। ठीक है, नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे कोई भी अच्छे टॉपिक, अच्छे लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, दैट इज द CPM। CPM बेसिकली है क्या है? एक नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक है। अब नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, नेटवर्क यानी किसी भी काम को करने का तरीका जो है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट जो टास्क हैं उनको हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसको तरीका जो है, उसके फ्लो होने का जो तरीका, उस काम को करने का जो तरीका है, वो हमारा नेटवर्क है। ठीक है, किसी भी काम को करने का। अब उसके लिए दो अलग अलग टेक्निक है, उसको एनालाइज करने के लिए, उस नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए दो अलग अलग टेक्निक, दैट इज द CPM एंड पर्ट। तो हम CPM की बात करेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड की। ठीक है, तो किसी भी नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए CPM क्या है? एक टेक्निक है। तो बेसिकली CPM के बारे में जनरली पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर हम आगे CPM में आगे बढ़ेंगे। तो CPM है क्या? द CPM इज द सीक्वेंस ऑफ शेड्यूल्ड एक्टिविटीज दैट डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी किसी भी एंटायर वर्क को करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है, यानी एक काम को करने के लिए हो सकता है छोटे छोटे 10 काम करने पड़े, तो किसी एंटायर वर्क को करने के लिए जो डिफरेंट छोटे छोटे वर्क यानी डिफरेंट छोटी छोटी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है, उनका सीक्वेंस, शेड्यूल्ड और सीक्वेंस, जिससे कि हम किसी भी उस एंटायर वर्क को करने में कितना टाइम लगा उसको हम पता कर सकें या बेस्ट टाइम का आइडिया लगाया जा सके। ठीक है, या दूसरी तरह से आसान शब्दों में कहना चाहें तो देयर आर यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ठीक है, प्रोजेक्ट की जो डिफरेंट एक्टिविटी यानी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है, उनकी शेड्यूलिंग कैसे होनी चाहिए ताकि टाइम और मनी, रिसोर्स दोनों को हम बचा सकें। दैट इज द क्रिटिकल पाथ मेथड। इसको हम क्रिटिकल पाथ मेथड कहेंगे, ये उसकी डेफिनेशन होगी। अब इसमें गाइज दो आपके जो है वर्ड यूज हुए हैं, एक प्रोजेक्ट और दूसरा एक्टिविटी। प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ एक्टिविटीज। यानी प्रोजेक्ट, अभी मैं क्या बता रहा था आपको, प्रोजेक्ट में मैंने आपको अभी बताया था कि कोई वर्क, कोई एंटायर वर्क जिसको करने के लिए छोटे छोटी एक्टिविटी को करना पड़ता है। तो क्या होगा, एक बड़ा सा काम जिसको अलग अलग काम, छोटे छोटे कामों के द्वारा किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो प्रोजेक्ट हो गया आपका। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्टिविटी आ गई, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे काम आ गए, दैट मीन्स उसमें एक्टिविटी आ गई। तो प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड टू, सारी एक्टिविटी क्या होंगे, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन देयर ऑर्डर फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसको समझने के लिए देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक एग्जांपल उठाया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बनानी है हमें। ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने पड़ते हैं, डिफरेंट टास्क ड्यूरिंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टास्क हमें करने पड़ते हैं। जैसे पिलर खड़े करने हैं, छत बनानी है, दीवारें बनानी है, दीवारों पे प्लास्टर होना है, प्लास्टर के बाद उस पर पुट्टी होनी है, देन उस पर पेंट होना है। ठीक है, तो ये अलग अलग टास्क हो गए, अलग अलग एक्टिविटीज हो गई, सारी एक्टिविटी एक दूसरे रिलेटेड है। पहले दीवार बनेगी, फिर प्लास्टर होगा, देन पुट्टी होगी और देन पेंट होगा। ये सारी इंटर रिलेटेड, ऐसे नहीं पुट्टी पहले हो जाएगी फिर प्लास्टर बाद में हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं। तो सारी इंटर रिलेटेड है और सारी एक्टिविटी कंप्लीट होंगी तब वो बिल्डिंग कंप्लीट होगी, दैट मीन्स वो एंटायर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। अब जो एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपकी यूज हो रही हैं, वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, यानी एक्टिविटी को कैसे किया, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी मैंने आपको बताई, जैसे कि पेंटिंग है और जो है आपका पुट्टी लगाना है वॉल पे, प्लास्टर करना है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई। तो जो एक्टिविटी चल रही है, कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती है जो एक के बाद एक, जैसे दीवार का एग्जांपल जो मैंने लिया है अभी आपको, कि जैसे पहले प्लास्टर होगा, देन पुट्टी होगी, देन पेंट होगा, ये सीक्वेंस है।
ठीक है। कभी कभी कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है कि एक के साथ दूसरी भी चलती रहती है, तो इस हिसाब से एक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑफ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो एक्टिविटी होती है वो या तो सीरीज में हो सकती है एक दूसरे के साथ, या पैरेलल हो सकती है। पैरेलल मतलब दो एक्टिविटी एक साथ चल रही है। सीरीज में क्या होगा, डिपेंडेंट होगी, एक एक्टिविटी होगी तब दूसरी होगी, अगर एक नहीं होगी तो दूसरी नहीं हो सकती। और पैरेलल में दो एक्टिविटी एक साथ चल सकती है। तो जो रिलेशन है एक्टिविटी का वो दो तरीके से होता है, दैट इज द सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में हो जाता है और आपका पैरेलल में हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट नेटवर्क को कंसीडर किया है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट नेटवर्क जो मैंने आपको डायग्राम में ये दिखाया हुआ है, ये एक हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट नेटवर्क को दिखाया हुआ है। अब देखिए इस प्रोजेक्ट नेटवर्क में पहले तो हम समझ लेते हैं ये है क्या, कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट नेटवर्क में स्टूडेंट्स देखिए, जो सर्किल विद नंबर्स आपको दिख रहे हैं, सर्किल विद नंबर्स, ये जितने भी सर्किल विद नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इवेंट और नोड। क्या बोलते हैं, इवेंट और नोड। नोड बोल सकते हैं या इवेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और जितनी एरोज आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी एरोज आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, ठीक है। तो अब देखिए ये एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी बी है, और ये एक्टिविटी सी है, ये एक्टिविटी डी है, ये एक्टिविटी ई है। ड्रॉ कैसे करते हैं ये आगे टॉपिक आएगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सारी कुछ, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क होता क्या है, ठीक है। अब इसके जो नीचे डेज में ये टाइम लिखा हुआ है, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। मान लो एक्टिविटी प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 1 डेज। एक्टिविटी बी को 2 डेज, एक्टिविटी 3 को, सी को 3 डेज, एक्टिविटी डी को 4 डेज, और एक्टिविटी ई को 5 डेज का टाइम लगा है, ठीक है। तो ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज है। अब आगे बात करें गाइस, तो दो इसमें आपको इवेंट और नोड दिख रहा है जो स्टार्टिंग में, एक स्टार्टिंग में, इसको स्टार्ट नोड या स्टार्ट इवेंट बोलते हैं, इसको एंड नोड या एंड इवेंट बोल देते हैं। अब इस प्रोजेक्ट नेटवर्क यानी फ्लो, काम का फ्लो कैसे हो रहा है, देखिए पहले ए एक्टिविटी जो है, अब बी एक्टिविटी और डी एक्टिविटी, इसको देखिए, यानी पहले ए कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही बी और डी शुरू होंगी। बी और डी पैरेलल चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है पहले बी हो जाए फिर ए हो जाए, पहले ए होगी तभी बी होगी। यानी बी डिपेंड कर रही है किस पर, ए पर, और डी भी डिपेंड कर रही है ए पर, लेकिन बी और डी एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसे ही जब बी कंप्लीट हो जाएगी तब सी स्टार्ट होगी, यानी सी डिपेंड कर रही है बी पर, और जब डी कंप्लीट हो जाएगी तब ई स्टार्ट हो गया, यानी ई डिपेंड कर रहा है डी पर। तो ये सारी एक्टिविटी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से पैरेलल एक्टिविटी और सीरीज एक्टिविटी का हमको आइडिया हो जाता है कि क्या होती है, ठीक है। अब इसमें जैसे काउंट करें तो नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ नोड कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए आपके, 5 हो गए। ऐसे ही नंबर ऑफ एक्टिविटी ए बी सी डी ई, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एक्टिविटी कितनी हो गई, 5, ठीक है। तो ये पैरेलल और सीरीज एक्टिविटी की बात हो गई। अब एक्टिविटी एक्चुअल में है क्या, प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, दो वर्ड मैंने आपको ऊपर बोले थे। तो प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, प्रोजेक्ट नेटवर्क क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। अब एक्टिविटी क्या होती है, तो एक्टिविटी अगर बेसिकली हम समझें तो एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया है कि कोई भी हम छोटे छोटे टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं वही तो एक्टिविटी है। जैसे प्लास्टर करना, पेंट करना, पुट्टी करना, ये सब क्या है, एक्टिविटीज है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अब प्लास्टर कर रहे हैं तो उसमें टाइम भी लगेगा, मेन मटेरियल भी यूज हो रहा है, तो रिसोर्स भी कंज्यूम हो रहे हैं और टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं एनी वर्क और टास्क विच कंज्यूम रिसोर्स और टाइम। क्लियर है, एनी वर्क और टास्क विच कंज्यूम रिसोर्स और टाइम। जैसे मेकिंग अ वॉल, एक दीवार को बनाना है, तो दीवार को बनाने के लिए क्या होगा, ईंट पहले दीवार खड़ी करनी है, फिर प्लास्टर करना है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, टाइम भी लग रहा है, और ईंट सीमेंट जो भी मैन पावर जो यूज हो रही है, ये सब क्या है आपके रिसोर्स हैं, तो रिसोर्सेज का भी आपका यूज हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर प्रोजेक्ट नेटवर्क जो हमने देखा था, इसमें हमने इसको बोला था कि ये क्या है हमारा, इवेंट और नोड। तो ये इवेंट और नोड क्या होता है इसके बारे में, यानी इवेंट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखो, फिर मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। तो इवेंट की बात करें, द मूवमेंट एट विच एनी एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश, वो मूवमेंट, वो पॉइंट, ऐसे कह सकते हो, वो पॉइंट जहां पर कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है या फिनिश हो रही है। अगर हम इसी नेटवर्क की बात करें तो देखिए,
ये जो इवेंट 1 है यहाँ पर एक्टिविटी ए स्टार्ट हो रही है, और इवेंट जो 5 है यहाँ पर एक्टिविटी सी और एक्टिविटी ई एंड हो रही है। ठीक है, तो कोई भी मूवमेंट जहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट हो और एंड हो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सर्किल विद नोड नंबर, सर्किल विद नंबर, सर्किल विद नंबर, सर्किल में नंबर लिख देते हैं, इसी को हम रिप्रेजेंट किया जाता है। अब किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए दो इवेंट अवश्य होते ही होते हैं, एक तो स्टार्ट इवेंट और एक एंड इवेंट। जो स्टार्ट इवेंट होता है उसको ith नोड या ith इवेंट बोलते हैं, और जो एंड नोड होता है, फिनिश ऑफ इवेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, jth नोड या jth इवेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं ऊपर वाला ही उठा लेता हूं, मेकिंग अ वॉल। मेकिंग अ वॉल का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, दीवार बनानी है, तो दीवार को बनाने के लिए, दीवार जहां से जब से बनना स्टार्ट हुई, वो मूवमेंट, वो क्षण, वो पॉइंट हो गया एक तरह से। आपको इसको समझना है, इस पॉइंट बोल रहा हूँ, इस वर्ड का भी आगे मीनिंग आएगा तो वो मैं बताऊंगा। तो ये पॉइंट हो गया, तो जहां से स्टार्ट हो रही है दीवार बनना जब से, ठीक है, तो वो उस इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कब से, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देता है कि कोई भी एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई। इवेंट सिर्फ क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है कोई भी एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई, ठीक है, और कब वो एंड हुई। तो उसको बनाने में 5 दिन लगे, ठीक है, मान लो उसको बनाने में कितना लगा, 5 दिन लगा। तो कितना टाइम लगा उसको बनाने में, 5 दिन लगा। तो उसको हम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी कितना हो गया, 5 डेज। तो उसको DIJ, जहां से आई से स्टार्ट होगा, जे पर एंड होगा, तो DIJ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इसको बोला जाता है। अगर ऊपर वाले प्रोजेक्ट नेटवर्क की बात करें, जैसे अब यहां पर इस ड्यूरेशन को, जैसे 2, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है, ये किस किस नोड के बीच में, 2 से 3 की, यानी एक्टिविटी 2 पे शुरू होगी, ये स्टार्ट नोड हो गया, और 3 पे खत्म होगी, ये एंड नोड हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं D2-3, क्या लिख सकते हैं, D2-3। ऐसे ही सारी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्टिविटी के जैसे इवेंट के बारे में क्या बोल रहा था कि ये स्टार्ट या स्टार्टिंग को दिखाता है, मूवमेंट, वो एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई कब फिनिश हुई, सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इवेंट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्स। तो वो सिर्फ उस पॉइंट को दिखा रहा है कि स्टार्ट कब हो रही है और कब खत्म हो रही है, तो उसमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता, कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं होता, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेड होता है। इट इज ओनली रिप्रेजेंट द स्टार्ट और फिनिश ऑफ अ एक्टिविटी। ये सिर्फ एक्टिविटी के स्टार्ट और फिनिश होने को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रेडेसेसर की और सक्सेसर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और गेट में इसका 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव छोटा सा बनता है वो भी बनता है गेट एग्जाम में आपके में, कि प्रेडेसेसर और सक्सेसर। ठीक है, तो मेन प्रेडेसेसर है, सक्सेसर की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहले हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट नेटवर्क कंसीडर कर लेते हैं। जो ऊपर हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे वही प्रोजेक्ट नेटवर्क हमने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट नेटवर्क है, 5 इवेंट है इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें जो है 5 एक्टिविटी हमने दिखाई है, ABCDE। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि अब ये जो इवेंट 1 है ये आपका क्या, स्टार्टिंग इवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, और इवेंट 5 जो है, नोड 5 जो है, वो आपका एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी एंड इवेंट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रेडेसेसर जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल लेके समझाया था कि इस प्रोजेक्ट नेटवर्क में देखें तो जब तक एक्टिविटी ए फिनिश नहीं होगी बी स्टार्ट नहीं हो सकती, यानी बी डिपेंड कर रही है ए पर। ऐसे ही जब तक एक्टिविटी ए फिनिश नहीं होगी डी भी स्टार्ट नहीं हो सकती, यानी डी किस पर डिपेंड कर रही है, ए पर। तो ये दोनों एक्टिविटी जो है ए पर डिपेंड कर रही है। ऐसे ही जब तक बी फिनिश नहीं होगी सी स्टार्ट नहीं होगी, दैट मीन्स सी डिपेंड कर रही है बी पर। तो जो एक्टिविटी जिस पर डिपेंड करती है, ठीक है, वो उस एक्टिविटी का प्रेडिसेसर हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं जस्ट बिफोर। अब जैसे हम बात करेंगे बी की, ठीक है, तो बी किसके बाद शुरू होगा, जब ए खत्म हो जाएगा। तो बी किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर, तो ए इज द प्रेडिसेसर ऑफ बी। और डी भी ए पर ही डिपेंड कर रहा है, जब ए खत्म होगा तब डी शुरू होगा, तो ऑल्सो ए इज द प्रेडिसेसर ऑफ डी। तो हम कह सकते हैं ए इज द प्रेडिसेसर ऑफ बी एंड डी, यानी प्रेडिसेसर का मतलब क्या है, जस्ट बिफोर। अब आप बी, कोई सी का आपसे पूछे, ठीक है, तो सी का प्रेडिसेसर क्या होगा, जस्ट बिफोर, यानी बी। अब ऐसा नहीं इससे पहले ए बी है तो ए और बी दोनों सी का प्रेडिसेसर, नहीं, प्रेडिसेसर का मतलब होता है जस्ट बिफोर, जहां मैंने आपको इंडिकेट किया है जस्ट बिफोर, उससे ठीक पहले वाला होता है वही। तो सी का प्रेडिसेसर क्या है, सिर्फ बी है, तो बी इज द प्रेडिसेसर ऑफ सी, ऐसे डी इज द प्रेडिसेसर ऑफ ई। क्लियर है, ये सारे हो जाएंगे। अब हम ए की बात करें, ए स्टार्टिंग एक्टिविटी है प्रोजेक्ट की, ये क्या है, स्टार्टिंग एक्टिविटी है,
ठीक है, तो ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसकी और कोई जो है इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो देयर इज नो प्रीडिसेसर फॉर ए, दैट इज जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, उसे जब चाहो तो शुरू कर सकते हो, तो इसको हम कह सकते हैं एक्टिविटी ए इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। क्या कह सकते हैं? एक्टिविटी ए इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, यहीं से वो स्टार्ट होगा, ठीक है, और जो डिपेंड कर रही है उनका प्रेडिसेसर बन जाता है। क्लियर है? तो इतना क्लियर हुआ। सक्सेसर होता है जस्ट बाद वाला। देखिए सक्सेसर की हम बात क्यों नहीं करते, ये भी मैं बता देता हूं। जैसे डी कंप्लीट होगा तब ई शुरू होगा, तो ई डी का सक्सेसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही बी कंप्लीट हो जाएगा, सी शुरू होगा, तो सी बी का सक्सेसर हो गया। सक्सेसर आगे वाला है और हमें आगे वाले से कोई मतलब नहीं होता। जैसे इसको पेंट करना है तो ये पेंट करके यहां से चला जाएगा, इसको आगे वाले से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम सक्सेसर की बात नहीं करते, लेकिन इसको इससे मतलब है कि ये प्लास्टर करेगा तभी पेंट होगा, दैट मीन्स हमें प्रीडिसेसर पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए हम प्रीडिसेसर की बात करते हैं, ठीक है। गेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर आपका नेटवर्क एनालिसिस से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम प्रोजेक्ट नेटवर्क को ड्रॉ कैसे करें, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेटवर्क कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आपको ड्रॉ करना है। पहले आप नेटवर्क बनाओगे तभी उसको जो है सॉल्व कर सकते हो, जब तक नेटवर्क नहीं बनेगा आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी क्रिटिकल पाथ उसका फाइंड नहीं कर सकते। तो हम ड्रॉ, उस क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको ड्रॉ करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, पहले हम वो रूल्स देख लेते हैं। जब वो रूल समझ में आ जाएंगे तभी हम आगे हम प्रोजेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला रूल है देयर शुड बी सिंगल एरो फॉर एवरी एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए एक सिंगल एरो का यूज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं एक ही एरो पर कई एक्टिविटी दिखा दें, वो हम नहीं दिखा सकते। एक एक्टिविटी के लिए एक ही एरो का प्रयोग किया जाएगा, यूज किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकेंड रूल है एवरी एक्टिविटी शुड हैव बोथ स्टार्ट एंड एंड नोड। हर एक्टिविटी के पास एक स्टार्ट और एक एंड नोड होना चाहिए, यानी यहां से स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी और यहां पर खत्म हो रही है। स्टार्ट होता है उसको आई बोलते हैं, एंड होता है उसको जे बोलते हैं। तो स्टार्ट कहां से हो रही है, एंड कहां से हो रही है, हर एक्टिविटी के पास स्टार्ट और एंड नोड होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें, एक्टिविटी ए के लिए 1 स्टार्ट पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है। एक्टिविटी बी के लिए 2 जो है स्टार्ट नोड है और 3 जो है एंड नोड है। ऐसे एक्टिविटी ई के लिए बात करें तो 4 जो है आपका स्टार्ट इवेंट है और 5 जो है एंड इवेंट है, ठीक है। तो हर एक्टिविटी के पास उसका स्टार्ट और एंड इवेंट या स्टार्ट और एंड नोड होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। थर्ड जो आपका रूल है, प्रोजेक्ट शुड फ्लो इन वन डायरेक्शन। प्रोजेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली क्या है, लेफ्ट टू राइट, ऊपर वाले एग्जांपल की बात करें तो देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है, तो इसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, ये ऐसे नहीं घूम के इधर आने लगे, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। नॉर्मली हम लेफ्ट टू राइट लेते हैं तो लेफ्ट टू राइट ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा। प्रोजेक्ट शुड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। फोर्थ रूल की बात करते हैं। फोर्थ रूल है प्रोजेक्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट नोड एंड ओनली वन फिनिश नोड। जो प्रोजेक्ट है उसके पास स्टार्ट नोड भी एक ही होना चाहिए और फिनिश नोड भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है, ये पूरा एंटायर क्या है, प्रोजेक्ट है आपका। एक स्टार्ट नोड है इसका, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे 3 यहाँ से प्रोजेक्ट अलग अलग स्टार्ट हो रहा है फिर यहाँ से और अलग अलग जाके खत्म हो रहा है, नहीं। स्टार्ट नोड एक ही होगा और एंड नोड भी एक ही होगा। क्लियर है? अलग अलग शुरू नहीं हो सकता, अलग अलग खत्म नहीं हो सकता। एक ही स्टार्ट नोड और एंड नोड आपका क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिफ्थ रूल है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 2 एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोड है और रूल है, और इसी की रूल की बहुत सारी इसको प्रोजेक्ट नेटवर्क में जरूरत पड़ती है। जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ ये जो है काम आता है। तो फिफ्थ रूल क्या कह रहा है, 2 एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड। 2 एक्टिविटी के पास एक ही स्टार्ट और एक ही एंड नोड या एंड इवेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ कर रखा है, यहाँ समझाता हूँ आपको। ये वाला नेटवर्क देखिए आप, एक्टिविटी बी ए और एक्टिविटी बी, इनका स्टार्ट पॉइंट नोड क्या है, 1 कॉमन है, और एंड नोड क्या है, 2, ये भी कॉमन है। तो ये हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग है। क्या है, ये रॉन्ग है, ये हो ही नहीं सकता, ये वाली वैल्यू हो ही नहीं सकती। ए और बी के पास स्टार्ट नोड भी कॉमन है और एंड नोड भी कॉमन है, स्टार्ट नोड भी कॉमन है और एंड नोड भी कॉमन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
ऐसा हो सकता है देखिए कि एक ही नोड से कई सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, और एक नोड पर कई सारी एक्टिविटी एंड हो, नंबर ऑफ एक्टिविटी एंड हो। ठीक है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये अलग जाके अगर इन तीन एक्टिविटी की बात करें हम, तो ये तीन एक्टिविटी अगर एक ही नोड से स्टार्ट हो रही है तो एक ही नोड पर एंड नहीं हो सकती, एंड अलग अलग नोड पर हो जाके। आया समझ में? तो एक ही नोड पर एंड नहीं हो सकते, इसलिए गलत है। अब इसको, इस रूल को समझने के लिए मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिया है, एक्टिविटी दी है ए बी सी, तीन एक्टिविटी दी हैं। प्रेडिसेसर इसका दे रखा है, ए का कोई नहीं है, बी का कोई नहीं है, और सी का ए एंड बी। दैट मीन्स जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, मैंने ऊपर आपको बताया था, तो वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो जाती है। क्या हो जाती है? इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो जाती है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले एक इवेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये वाला इवेंट ड्रॉ किया हमने। ठीक है, मैं आपको इनिशियली बता देता हूँ, ये आपका बना हुआ है, मैं समझाने के लिए दूसरा बना देता हूँ। मैंने आपको ये इवेंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब एक्टिविटी ए इंडिपेंडेंट है, तो यहीं से स्टार्ट पॉइंट से शुरू होगी, ये स्टार्ट नोड हो गया आपका। ठीक है, अब एक्टिविटी बी भी इंडिपेंडेंट है, देखिए कोई प्रेडिसेसर नहीं है एक्टिविटी बी का। ठीक है, तो ये भी जो है, जब ये भी इंडिपेंडेंट है तो ये भी यहीं से शुरू होगी, ऐसा नहीं दूसरा इवेंट, क्योंकि मैंने बताया था ऊपर रूल एक था भी कि एक प्रोजेक्ट का स्टार्ट पॉइंट भी एक होगा, एंड पॉइंट भी एक होगा। अगर दो एक्टिविटी इंडिपेंडेंट है तो एक ही पॉइंट से निकलेंगी, दो अलग अलग पॉइंट से नहीं निकल सकती, क्योंकि दो आपके जो है स्टार्ट पॉइंट नहीं हो सकते। तो ये हो गई एक्टिविटी ए और हो गई एक्टिविटी बी। अब सी एक्टिविटी जो है डिपेंड कर रही है ए और बी दोनों पर। ठीक है, सी एक्टिविटी डिपेंड कर रही है ए और बी दोनों पर। अगर मैं यहाँ पर इसको सी कर दूं और इसको ऐसे मिला दूं, तो आपका कॉमन सेंस से तो नेटवर्क बन जाता है। लेकिन क्योंकि सी ए पर, ए खत्म होगा तो सी, और बी खत्म होगा सी, दोनों पे ये जाके एंड हो रही है, तो ये बन जाता है। लेकिन रूल नंबर 5 है जो कहता है कि दो एक्टिविटी का कॉमन एंड स्टार्ट पॉइंट और कॉमन एंड पॉइंट नहीं हो सकता। इसका एंड पॉइंट भी सेम है तो स्टार्ट पॉइंट सेम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर एक इमेजनरी डमी मान लेते हैं, इमेजनरी एक्टिविटी मान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डमी एक्टिविटी, जो कि मैंने आपको ये दिखाई हुई है, डमी और इमेजनरी एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा था, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में मैंने डमी एक्टिविटी को माना है, और डमी एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये स्टार्ट है तो इसको 1 पॉइंट दे दो। ठीक है, अब इसका एरो किधर रखना है ये आपके ऊपर है, ये क्वेश्चन जब आगे आएंगे तब मैं समझाऊंगा। अभी समझने के लिए आप देखो, हमने मान लो एरो ऐसे दे दिया, तो ये क्या है, देखो एक्टिविटी ए फिनिश हुई और एक्टिविटी बी भी ऐसे जाके यहाँ फिनिश हुई, तो यहाँ से ऐसे जा रही है, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट 3 पर ए भी फिनिश हो रही है यहाँ से जाके, और बी भी ऐसे फिनिश हो रही है यहाँ पे जाके, तो यहाँ से सी निकाल दीजिए आप। यहाँ से जो मैंने जो सी निकाल दिया, देखिए, तो सी जो है ए और बी दोनों पर डिपेंड हो गई। अगर हम एरो हेड नीचे रख सकते हैं, जैसे मैंने एरो हेड ऊपर दिखा दिया है, यहाँ मैं नीचे भी कर सकता हूँ, तो नंबरिंग चेंज हो जाएगी, जहाँ खत्म होगा यहाँ 1 2 3 यहाँ पे आके, अब यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सी निकलेगा, तो यहाँ पर ए और बी दोनों खत्म हो रहा है, तो यहाँ से, क्योंकि सी ए और बी दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से आके निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, इमेजनरी एक्टिविटी यूज करते हैं, डमी एक्टिविटी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डमी एक्टिविटी होती क्या है, तो इतना तो क्लियर है, जो डमी एक्टिविटी वो क्या है, एक इमेजनरी एक्टिविटी है। क्या है, एक इमेजनरी एक्टिविटी है। और जब ये इमेजनरी है, दैट मीन्स रियल में ऐसी कोई होती नहीं है। जब वो एक्टिविटी है ही नहीं, तो टाइम और रिसोर्स कंज्यूम क्या करेगी, तो हम कह सकते हैं कंज्यूम नो रिसोर्स एंड ड्यूरेशन, या जीरो, कोई ड्यूरेशन, दैट इज ड्यूरेशन इज जीरो, यानी कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं करती, कोई टाइम कंज्यूम नहीं करती, तो उसका कोई ड्यूरेशन होता ही नहीं। तो डमी एक्टिविटी पे जो ड्यूरेशन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, जीरो लिखा जाएगा। ठीक है, सारी एक्टिविटी पर ड्यूरेशन जैसे ऊपर मैंने एग्जाम्पल में समझाया था, लेकिन यहाँ जीरो रखा जाएगा क्योंकि इमेजनरी, एक्चुअल में है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वो क्या कंज्यूम करेगी, कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको अगर है इमेजनरी है तो उसको यूज ही क्यों किया जा रहा है, तो यूज इसलिए किया जा रहा है टू सेटिस्फाई प्रेडेसर्स रिलेशनशिप। जो प्रेडेसर्स का रिलेशनशिप है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने बोला था। अब सी जो है ए और बी दोनों पर डिपेंड कर रहा है, और रूल के हिसाब से हम ऐसे इसको कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले जाके सी, तो यहाँ जो प्रेडेसर्स का रिलेशनशिप है कि सी ए बी दोनों पर डिपेंड कर रहा है, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने उसका यूज किया है। अब एक प्रोजेक्ट नेटवर्क में कितनी डमी एक्टिविटी यूज कर सकते हैं, तो आप जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ डमी एक्टिविटीज ओनली व्हेन नीडेड, जब नीडेड हो, जरूरत हो उसकी, तभी यूज कर सकते हैं, अंदाजे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक ये 5th रूल पूरी तरह से क्लियर हो गया, डमी एक्टिविटी क्या होता है क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने रूल
नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ड्राइंग के लिए जो रूल नंबर 6 है वो क्या है? तो रूल नंबर 6 है वो कहता है कि देयर शुड बी नो लूपिंग अलाउड इन द नेटवर्क। लूप क्या होता है? क्लोज वर्क का क्लोज हो जाना उसी को लूप कहते हैं। तो प्रोजेक्ट नेटवर्क में लूपिंग अलाउड नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन दिखा रखा है मैंने, यहाँ से स्टार्ट हुआ इस एक्टिविटी और ये यहाँ जाके ये यहाँ ऐसे एंड हो सकती थी, ठीक है। ये क्लोज लूप जैसे ये बना हुआ दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये ऐसा ये अलाउड नहीं है। इस तरह की जो है लूपिंग अलाउड नहीं है। इस तरह से प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। जो रूल नंबर 7 है वो है देयर शुड बी नो डेंगलिंग इन द नेटवर्क। अब डेंगलिंग है क्या, ठीक है। देखिए पहले मैंने एक प्रोजेक्ट नेटवर्क दिखा रखा है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये 6 अलग अलग एक्टिविटी हैं, ठीक है। अलग अलग नोड हैं, अलग अलग एक्टिविटी हैं, ABCDEFG आप नाम दे सकते हैं। अब देखिए ये इस पे कायदे से जा रहा है। अब इसमें ये है क्या? देखिए ये वाली एक्टिविटी से इस वाले नोड से एक एक्टिविटी ऐसे खुली छूट गई है, ठीक है। तो अब ये खुली नहीं छूट सकती। जैसे ये ऐसे खुली छूट गई है इस वाले नेटवर्क से, तो इसको खुली नहीं छूट सकती। तो हमने क्या किया है, इसको यहाँ से ले जाके ऐसे मिला दिया है। तो इसको डेंगलिंग बोलते हैं। अलाउड नहीं है, इसलिए इसको एंड पॉइंट पर जाकर क्या करते हैं, मिला देते हैं। जो एक्टिविटी विदाउट एंड पॉइंट के ऐसे खुली छूटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंगलिंग बोलते हैं। लेकिन डेंगलिंग अलाउड नहीं है, हम डेंगलिंग कर ही नहीं सकते, प्रोजेक्ट में डेंगलिंग हो नहीं सकती। इसलिए हम क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को एंड पॉइंट से जाके मिला देते हैं। क्या करते हैं, एंड पॉइंट से जाके मिला देते हैं। ये हमारा 7th रूल है, इसमें डेंगलिंग नहीं होती है। लास्ट और इंपॉर्टेंट रूल है आपका फुलक्रंशन रूल, ठीक है। फुलक्रंशन रूल क्या करता है, ये नंबरिंग ऑफ नोड के काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर नंबरिंग ऑफ नोड्स। नंबरिंग ऑफ नोड के काम ये रूल आता है, ठीक है। नंबरिंग नोड के मतलब क्या मतलब है? देखिए जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी एक्टिविटी ए है हमारी, और किसी भी एक्टिविटी के लिए 2 इवेंट होते हैं, दैट इज द आई और जे। आई स्टार्टिंग इवेंट है और जे एंड इवेंट है। तो जो स्टार्टिंग इवेंट है यानी आई इवेंट है, इसको हम बोलते हैं टेल नोड और टेल इवेंट। नोड या इवेंट कुछ भी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो टेल नोड बोल लो या टेल इवेंट बोल लो। और जो जे होता है उसको हेड नोड या हेड इवेंट बोला जाता है। तो जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई होना चाहिए, यानी हेड इवेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा टेल इवेंट से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे 1 से इसको 1 दे सकते हैं, इसको 2, ये एक्टिविटी है बीच में, 2 से 5 हो सकता है, 3 से 4 हो सकता है। उल्टा नहीं हो सकता, जैसे 4 से 3 ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ऊपर एक प्रोजेक्ट नेटवर्क है, मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। देखिए ये प्रोजेक्ट नेटवर्क है, यहाँ पे देखिए 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 है, 3 से 5 है, 4 से 5 है। तो ये सब हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो है आपका कम से ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा से कम हो सकता है। तो यही फ्रैक्शन रूल है जो कहता है कि जो नंबरिंग ऑफ है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, जे की हेड की ज़्यादा होनी चाहिए और टेल की कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका, तो ये सारे रूल हैं। अब इन रूल से किसी भी प्रोजेक्ट नेटवर्क को कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार नेटवर्क ड्रॉ करना आ गया, फिर अगले लेक्चर में हम क्रिटिकल पाथ मैटर्स एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आऊंगा, उनको आपको ड्रॉ करके और फिर उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ अभी हमने जो रूल पढ़े उनके बेसिस पर हम किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देख लेते। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पेपर पे बनाते जाएं और मैं बोलता जाऊंगा, हिसाब से अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि स्क्रीन पे पूरा एक साथ दिख नहीं पाएगा। तो आप ये क्वेश्चन पेपर पर नोट कर लें पहले तो, ठीक है। जैसे ABCDEFG ये एक्टिविटी आपको दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 एक्टिविटी हो गई आपकी ये, ठीक है। ऐसे प्रेडिसेसर रिलेशन दे रखा है, ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, बी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। दैट मीन्स ए और बी दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, यानी सेम स्टार्ट पॉइंट से शुरू होंगे, ठीक है। अब सी ए और बी पर डिपेंड करता है, यानी सी का प्रेडिसेसर कौन हो गया, ए और बी। डी ए पर डिपेंड करता है, तो डी का प्रेडिसेसर कौन हो गया, ए। तो ऐसे ही इन सबके प्रेडिसेसर आपको दे रखे हैं, और साथ ही इनका ड्यूरेशन दे रखा है कि कौन सी एक्टिविटी कितने दिन में खत्म हो रही है। एक्टिविटी ये 3 दिन में खत्म हो रही है, बी 5 में, सी 5 में। तो ऐसे इनका जो है ड्यूरेशन दे रखा है। ये हमने नोट कर लिया। अब देखिए हम ड्रॉ कैसे करेंगे। ये मैंने प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर आप नीचे वाला नेटवर्क देखना, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक ही स्टार्ट पॉइंट, एक ही इवेंट से शुरू होंगे। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। इसको और अच्छे समझ लेते हैं। ये हो गया आपकी एक्टिविटी ए और ये हो गया आपकी एक्टिविटी बी, ठीक है। अब सी जो है ए और बी दोनों पर डिपेंड करती है। अब यहां देखना, सी ए और बी दोनों पर डिपेंड करती है। अगर हमने यहां ऐसे सी बना दिया
तो आपको मैंने बताया था ऐसे हम बनाएंगे तो इन दोनों एक्टिविटी का स्टार्ट और एंड पॉइंट एक ही हो जाएगा, इसलिए ऐसे सी नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, डमी का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 5 यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बीच में एक डमी एक्टिविटी लगा देंगे। ठीक है, अब एरो किधर रखना है हमें, वहाँ तो हमने दोनों तरफ करके देख लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है वो डिपेंड करेगा अगली एक्टिविटी पर। तो ये हमारी एक डमी एक्टिविटी हो गई। अब सी किस पर डिपेंड कर रहा है, ए और बी पर। ठीक है, तो सी ए और बी पर डिपेंड कर रहा है, ये मान लो हमारी सी एक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन डी जो है ए पर डिपेंड कर रहा है। डी किस पर, ए पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए एरो अब सी ए पर, यहां से डी निकलेगा तो यहां हम सी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया है, देखिए सी हमने नीचे लगा दिया है। क्लियर है, सी हमने नीचे लगा दिया है और एर सी किस पर, ए और बी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए ए को हमने डमी का हेड नीचे की तरफ दिया है, तो ये ए आ गया 3 पॉइंट पर और यहां से बी आ गया और यहां से फिर हमने सी निकाल दिया। दैट मीन्स सी ए और बी दोनों पर डिपेंड हो गया। और डी किस पर है, डी सिर्फ ए पर डिपेंड है। देखिए डी किस पर है, डी सिर्फ ए पर डिपेंड है। तो हम अब ए से निकाल देंगे हम डी। तो देखिए हमने ए से, ए यहां पर आगे खत्म हो रही है, यहां से हमने डी निकाल दिया। ठीक है, अब हम यहां से, अगर हम यहां से सी निकालते, ठीक है, तो यहां से सी निकालते तो डी नीचे रह जाता, डी ए पर आ ही नहीं पाता। ठीक है, इसलिए हमने इसको एरो को नीचे करके इधर ले आए। क्लियर है, आगे देख लीजिए। अब उसके बाद ई जो है सी और डी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ई जो ई एक्टिविटी है वो सी और डी दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो देखिए ई एक्टिविटी, ई कहाँ है हमारी, ये रही। अब सी ये है हमारी और डी ये है, तो ये दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हमने इनको क्लोज लूप पे यहाँ से ई निकाल दिया है, इनको क्लोज करके एक जगह यहाँ से ई निकाल दिया है। ठीक है, ई दोनों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट का एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे जो है एफ ए पर डिपेंड कर रहा है, जी ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एफ किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर। तो ए तो यहाँ पे देखो, ए तो यहाँ पे आके फिनिश हो रही है, यहाँ पे तो ए 3 पे तो ए और बी दोनों फिनिश हो रही है, डमी लगाया हुआ है। ए सिर्फ कहाँ फिनिश हो रही है, यहाँ पर आके। ठीक है, यहाँ पर आके ए फिनिश हो रही है आपकी, तो यहाँ से हमने एफ निकाल दिया। और साथ में वो जी कह रहा है कि जी जो है ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी दोनों पे। ए और बी दोनों कहाँ पर मिल रही हैं, 3 पॉइंट पर डमी लगा के ए और बी कहाँ पर आ रही हैं, तीसरे नोड पे, तीसरे इवेंट पे दोनों आ रही। तो यहाँ से हमने जी निकाल दिया, जी और ये एफ। अब अगर हम देखें क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ, तो एफ ऐसे छूटा हुआ है, जी ऐसे छूटा हुआ है, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं दे रखा है। तो ये क्या होगा, डेंगलिंग वाला केस हो गया। और मैंने बताया था डेंगलिंग अलाउड नहीं है, इसलिए इस तरह के जो होते हैं उनको सीधे ले जाके कहाँ मिला देते हैं, एंड पॉइंट के साथ मिला देते हैं। तो हमने इनको एंड पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये हम समझ गए प्रोजेक्ट कैसे ड्रॉ होता है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा, तो आप ये ऊपर नीचे हो रहा था, एक जगह फिगर नहीं था, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये गेट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में, एकेडमिक में भी बहुत सारा पूरा यूनिट है इसका। तो इसके 1 बाय 1 लेक्चर में लाता रहूँगा। अगले लेक्चर में आपको CPM मेथड से एनालिसिस कैसे करते हैं, ये तो मैंने प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करना बताया, तो वहाँ भी ड्रॉ करूँगा। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया हो तो फिर से क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ मैं फिर एक आपको नेटवर्क ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर उस नेटवर्क को CPM मेथड से हम एनालाइज करेंगे, तब वो उसमें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।